हेलो एवरीवन। इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे मेन लीड जियाओ की फाइट गॉड से हो जाती है। हेवनली गॉड्स उसे पनिशमेंट देने के लिए हेल में भेजने वाले थे, पर ह्यूमन रेस के कुछ वफादार कल्टीवेटर अपने लास्ट स्पिरिट को सेक्रीफाइस करते हुए जियाओ को रीबर्थ दे चुके थे, जहां वो रीइंकार्नेट करता है युनहाओ नाम के बंदे की बॉडी में, जिसके मेरिडियंस जन्म से ही ब्लॉक थे। इस वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। लोग उसे कचरा समझकर उसकी फैमिली को बुली करते थे, यहाँ तक कि उसके कजन और उसके अंकल उसके पास मौजूद मार्शल आर्ट स्कूल को हड़पने के लिए उसे जान से मारने का प्लान बनाते हैं। पर युनहाओ की बॉडी में अब जियाओ आ गया था, जो कि सोल स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मेरिडियंस को हील करके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर लेता है। उसकी फाइट तो उसके कजन ब्रदर युनफेंग से भी हो जाती है, लेकिन कमजोर होने की वजह से उससे हारने वाला था, पर उसकी फियांसे लिनफेई आकर उसे बचा लेती है। यहाँ उसके फादर अपने बेटे की कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा खुश थे, जिसे इम्प्रूव करने के लिए वो उसे मेडिसिन लेने के लिए भेज देते हैं युनफेई के साथ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बाओदन पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा युनहाओ पूछ रहा था, क्या मास्टर जू सच में इतने अच्छे अल्केमिस्ट है कि उनकी दवाई से हर कोई ठीक हो जाता है? लिंगफेई तो उसकी बातें सुनने के बाद कह रही थी कि यहाँ पर ना उनके बारे में थोड़ा ध्यान से ही बात करना, क्योंकि बाओदान पैलेस बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें थोड़ा संभल कर बात करना होगा। यहाँ युनहाओ लिंगफेई को अकेला पाकर उससे अपने पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। वो कहता है कि मेरी इस तरीके के बिहेवियर के बाद भी तुमने मुझ पे गिव अप नहीं किया, कमाल की बात है। पर लिंगफेई उसे कहती है कि क्या तुम्हें अपने बचपन की मेमोरीज याद है? ये सुनते ही जियाओ युनहाओ की पास्ट की मेमोरीज को खंगाल के देखने लगा था कि कैसे बचपन में युनहाओ बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करता था। कल्टीवेशन ना कर पाने और मेरिडियंस के ब्लॉक होने के बावजूद भी वो बुली होते लिनफेई को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। इस चक्कर में बच्चे उसकी फैमिली और उसका मजाक उड़ाने लगते। इन सारी बातों को याद दिलाने के बाद लिंगफेई कहती है कि बस वही दिन था और एक आज का दिन है। मैं तुम्हारे अंदर उसी काइंड हार्टेड पर्सन को मिस करती हूँ जो तुम बचपन में हुआ करते थे। लिंगफेई याद दिलाते हुए कहती है कि देखो, बात करते करते हम बाओदन पैलेस के बाहर पहुंच गए। लिंगफेई कहती है कि मास्टर जू के साथ अच्छे से बिहेव करना, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना, तुम्हारे फादर ने बहुत मेहनत की है। तभी मेन गेट पर उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है, जो कि उन्हें हॉल की तरफ ले जाने लगा था। हॉल की तरफ ले जाते हुए वो उनसे कहता है कि मास्टर जू आप लोगों का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हमें मास्टर जू इनकी कल्टीवेशन के बारे में भी पता लगता है। वो अर्ली ट्रू युआन रियाल्म पर है, सेम उसी स्टेज पर जिस स्टेज पर युनफेंग था। उन दोनों को वहाँ देखने के बाद मास्टर जू कहते हैं कि तुम ही युनहाओ हो। तुम्हारे फादर ने तुम्हारी कंडीशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी है शायद वो तुम पर काम कर गई, इसलिए तुम्हारे फादर ने मुझे उसे बल्क में बनाने को कहा है। ये सारी बातें वो काफी घमंड के साथ बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने युनहाओ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। युनहाओ उनकी बातें और बिहेवियर देखने के बाद समझ गया था कि ये उसके फादर को पैसों के लिए चीट कर रहे हैं। वैसे मास्टर जू की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि युनहाओ की करंट सिचुएशन के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी दवाइयाँ असर कर रही हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक मेडिसिन स्टोन प्रिपेयर किया है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो जाएगी, तुम्हारे सारे के सारे मेरिडियंस हील हो जाएंगे। ये कहते हुए वो उसे एक रेडिश कलर का स्टोन पकड़ाते हैं। उस स्टोन को देखने के बाद युनहाओ बहुत ज्यादा सरप्राइज था। उस क्रिस्टल को देखते हुए युनहाओ कहता है कि इस क्रिस्टल का नाम ब्लड बिल्डिंग क्रिस्टल है। इसे तो मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपने स्टूडेंट चेंग हाओ को पास ऑन किया था। इस क्रिस्टल की खासियत ये है कि ये दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने ओनर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। उसे ये जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर ये क्रिस्टल ज़ुयिन के पास कैसे पहुंचा। इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि ज़ुयिन ने ये क्रिस्टल हमारे युनहाओ को क्यों दिया होगा, ताकि वो उसकी बची कुछ स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर ले। इस क्रिस्टल को देखने के बाद युनहाओ कहता है कि क्या आपको एक ऑर्डिनरी चेकअप के तौर पर मेरे पल्स नहीं चेक करने चाहिए, मेरी फिजिकल बॉडी कंडीशन नहीं नोटिस करनी चाहिए? आप चेकअप के स्टार्टिंग में ही मुझे एक क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे मेरी बॉडी पहले से भी ज्यादा वीक पड़ जाएगी? या फिर हो सकता है कि इस हाई लेवल के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हुए मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाए? क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने क्या सोचकर मुझे ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए दिया है? ये सुनकर ज़ुयिन के पास कोई जवाब तो होता नहीं। वो भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा? मैंने तुम जैसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। इसके अलावा मेरा ये मिस्टीरियस क्रिस्टल बहुत ज्यादा केपेबल है। तुम नहीं जानते, तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर लो। मास्टर जू की बातें सुनने के बाद युनहाओ कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि आप ये नया ड्रग सिर्फ मुझ पर टेस्ट करना चाहते हैं, एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। अब वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, उस पर काफी बुरी तरीके से अपना क्रिस्टल अटैक थ्रो कर देता है। जिन अटैक्स को देखने के बाद लिनफेई काफी एक्टिवली अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन अटैक्स के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। वो क्रिस्टल नीडल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जाते ही पिलर में छेद कर देते हैं।
पर उन अटैक्स को ब्लॉक करते ही लिन फेई कमजोर पड़ जाती है और फिर हमें युनहाओ बताता है कि इस पूरे रूम में पॉइजनस गैस मौजूद है जो कि अंदर से उनकी बॉडी को वीक करते जा रहा है। अब तक थोड़ा थोड़ा इस जहर का असर युनहाओ की बॉडी पर भी देखने को मिल गया था। यहाँ वो कमीना मास्टर जू आगे आते हुए बता रहा था कि मैंने इस पूरे रूम में शीजियांग सॉफ्टनिंग पाउडर को छिड़का हुआ है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इतना ज्यादा कि उसके सामने गैदरिंग स्पिरिट रियान के मास्टर की भी हालत खराब हो जाएगी और इसे सेंस करने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। उसे डायरेक्ट कन्फेस करता हुआ देखकर तो युनहाओ का खून खौलने लगा था। वो तो कहते हैं कि शांत बच्चे, मुझे तुम्हारे फादर ने बताया था कि तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक है। मैंने इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन देखो तुम तो सही सलामत हो, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी भी हील हो चुकी है। तुम्हारे मेरिडियंस ठीक हो गए और कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो गई। इसी से पता लग जाता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बाकियों से अलग है, जहर का तुम पर कोई असर नहीं होता और यही टेस्ट करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जरा देखे तो सही तुम्हारी बॉडी कितनी अलग है। ये बोलते हुए वो अपने पास मौजूद काफी सारा पॉइजन युनहाओ की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगा था, जिससे युनहाओ को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये देखकर तो लिन फेई खुद को संभालते हुए उस मास्टर पर एक जबरदस्त स्लैश लगा देती है। उसका कहना था कि मेरे जिंदा रहते तुम युनहाओ को हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बस फिर क्या था, ये मास्टर काफी गुस्से में अपने खतरनाक अटैक को थ्रो कर देता है लिन फेई के ऊपर, जिसे ब्लॉक करने के लिए युनहाओ आगे आ जाता है। वो मास्टर जू के अटैक को रिवर्स करते हुए उसी के ऊपर थ्रो कर चुका था। अब ये अटैक मास्टर जू का था, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होते बल्कि उस अटैक को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बदले उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिल गया था। वो जान जाते हैं कि युनहाओ की बॉडी सच में अलग है क्योंकि उसने पॉइजन को ब्रेक कर दिया था। और ये देखने के बाद तो मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो अपने एक ब्लड फॉर्मेशन को ओपन करते हुए वहाँ पे काफी सारे स्पिरिट्स को बुला लेते हैं। ये सारे ब्लड स्पिरिट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पर युनहाओ बड़ी ही आराम से अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो लिन फेई भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वहीं मास्टर जू अब युनहाओ को रोकने के लिए काफी जबरदस्त स्लैशेस लगाते जा रहे थे। युनहाओ तो उनके स्लैशेस को इग्नोर करते हुए काफी तेजी से उनके पास पहुंच जाता है। वो उन्हें अपने मार्शल आर्ट से हराने की कोशिश कर रहा था, पर मास्टर जू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि फाइट में उन्हें बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, इसलिए वो बड़े आराम से युनहाओ के सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। पर युनहाओ हार नहीं मानता, बल्कि वापस आते हुए उन्हें इतना जबरदस्त किक करता है कि वो दूर जाकर गिर जाते हैं। युनहाओ तो उन्हें चिढ़ाते हुए कह रहा था कि बस एक यही चीज है जो तुम कर सकते थे और कुछ नहीं। वो दोबारा खुद को संभालते हुए अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखने के बाद युनहाओ कहता है कि रहने दो, अब ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो और मेरिडियंस ब्लॉक हो जाएंगे। ये सुनकर तो मास्टर जू को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता। युनहाओ उनके पास आते हुए कह रहा था कि मैंने आते ही नोटिस कर लिया था कि तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे। इसके अलावा जब से तुम्हें पता लगा है कि मैंने अपने ब्लॉक मेरिडियंस को हील किया है, तुम ये जानने के लिए उत्सुक हो कि मैंने इसे कैसे हील किया। और तुम्हारी सांस से भी पता लगता है कि तुमने काफी सालों से कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं की, तुम बस शो ऑफ कर रहे थे कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन स्किल्स हैं। असल में तो सालों पहले ही तुम्हारी बहुत सारी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं। ये बोलने के बाद वो उसके 2-4 प्रेशर पॉइंट पर प्रेस करता है, जिससे कि मास्टर जू को काफी अच्छा लग रहा था। युनहाओ के स्ट्रिक की वजह से मास्टर जू समझ जाते हैं कि शायद युनहाओ को पता है कि मेरिडियंस को अनब्लॉक कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो तुम जो मांगोगे या जो पूछना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। युनहाओ कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, इसके अलावा जो तुम मुझे बता सकते हो वो ये है कि तुम्हें वो ब्लड बिल्डिंग क्रिस्टल कहाँ से मिला। ये सुनकर तो मास्टर जू कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो तो मेरे मास्टर को ढूंढते हुए मिला था, वो भी एंशिएंट टॉम के पास। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक पीयरलेस मास्टर की कब्र है जहाँ पर उन्होंने काफी सारे एंशिएंट ट्रेजर को छुपा कर रखा है और ये उसी में से एक है। इसलिए हर कोई वहाँ जाकर खोजबीन करता रहता है ताकि अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। अब तक युनहाओ ने उसकी बातें सुनने के बाद सारी गुत्थी सुलझा ली थी। वो कहता है कि शायद मेरा वो 7 हेवनली स्वॉर्ड टूटकर यहीं गिरा होगा और जिस पीयरलेस मास्टर की ये लोग बात कर रहे हैं शायद वो मेरा डिसाइबल चांग याओ है और उसने मेरे दिए सारे ट्रेजर संभाल कर रखे हैं। शायद मेरे नक्शे कदम पर चलने की वजह से वो भी एम्परर्स के जरिए डिस्ट्रॉय हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे जल्द से जल्द उसे एंशिएंट टॉम के पास पहुंचना होगा। क्या पता मुझे वहां अपने स्वॉर्ड से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। यहाँ अब तक मास्टर जू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे बताइए, मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा ना हो कि मैं जल्दी से मर जाऊँ। ये सुनकर तो युनहाओ अपने पास एक स्क्रप्चर निकालकर उसमें कुछ मेडिसिन लिख कर देता है और साथ ही एक रेसिपी भी। वो उसे जुएं की तरफ थ्रो करते हुए कह रहा था कि इसमें लिखे रेसिपी के हिसाब से युन यांग रेसिपी को तैयार करना। जितने मेडिसिन लिखे हैं उतने और जितने हर्ब्स लिखे हैं उतने ही अमाउंट में देकर इसे बनाना। ये बोलकर वो तो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, पर मास्टर जुएं कहते हैं कि मास्टर आखिर कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा।
और कितनी रेसिपीज लगेंगी मुझे इसे ठीक करने में। यूनहाओ तो कहता है कि जब तक तुम वफादार रहोगे तब तक। ये तो तुम्हारी वफादारी पर डिपेंड करता है। वो तो कह रहा था कि बिल्कुल जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस आप मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। यूनहाओ का कहना था कि ठीक है, अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए ये जो रेसिपी मैंने तुम्हें बताई है इसे सेल करनी शुरू करो और 28% मुझे देना। और इसके अलावा कल सुबह 4 लाख स्पिरिट स्टोन मेरे मार्शल आर्ट स्कूल में पहुंच जाने चाहिए। साथ ही ये जो रेसिपी मैंने तुम्हें बताई है इसे 1 महीने तक कंटिन्यू रखना, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है और मास्टर जू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में यूनहाओ को फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस सा पैलेस दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा फायर के साथ एक अजीब सी सेरेमनी कर रहा था। इस बंदे का नाम डेडवुड है जो कि सी ट्रांसफॉर्मेशन रियाल्म की पीक पर मौजूद है। वो वहाँ पर किसी तरीके का रिचुअल करते हुए पता लगा लेता है कि कोई एंशिएंट ह्यूमन रीबर्थ ले चुका है। वो वहाँ पर गॉड ज़ूशा को बुलाते हुए कहता है कि लॉर्ड, मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर एक एंशिएंट ह्यूमन जन्म ले चुका है। गॉड कहते हैं कि वो किसी भी एंशिएंट ह्यूमन को रीबर्थ लेने से नहीं रोक सकते। शायद कोई ऐसा होगा जो जाल तोड़कर किसी मछली की तरह बाहर निकल गया होगा। लॉर्ड ज़ूशा उस बंदे से कहते हैं कि अपनी पावर्स की हेल्प से उस इंसान की आइडेंटिटी का पता लगाओ। साथ ही अगर इसके लिए तुम्हें जितने भी मास्टर्स की जरूरत पड़े उन सभी की हेल्प लेकर उसे जिंदा मरवा दो, इससे पहले कि वो हमारे रास्ते का कांटा बने। उसे उगने से पहले ही इस जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं दोबारा जियाओ जैसा विद्रोह ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑर्डर मिलने के बाद ये डेडवुड ऐसा ही करने वाला था। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।